क्या पहले बच्चे के समय किया गया सिजेरियन सेक्शन स्कार डिफेक्ट आपके इनफर्टिलिटी का कारण हो सकता है? आज हम बात करेंगे इस्थमोसिल या यूटेराइन सिजेरियन स्कार डिफेक्ट की। यूटेराइन सिजेरियन स्कार डिफेक्ट क्या होता है, कैसे बन जाता है और इससे आपको क्या तकलीफें हो सकती हैं। जब भी आपका सिजेरियन सेक्शन होता है तो बच्चेदानी की सामने वाली दीवार यानी एंटीरियर वॉल पे एक कट लगाया जाता है जिसकी हीलिंग स्कार फॉर्मेशन से होती है। जब यह हीलिंग प्रॉपर ना हो पाए तो वो एरिया वीक रह जाता है और उसमें धीरे धीरे करके खून या सिक्रेशन जमा होने लगता है, जो कि अल्ट्रासाउंड पे एक छोटे से ट्रायंगुलर वेज शेपेड पाउच की तरह नजर आता है। इस्थमोसिल के बनने का कारण आपके गर्भावस्था के दौरान, आपकी डिलीवरी के दौरान या उसके बाद के समय में होने वाली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। गर्भावस्था के दौरान अगर आपको अत्यधिक वजन की शिकायत, डायबिटीज की शिकायत, खून की कमी की शिकायत या फिर किसी और ऐसी बीमारी की शिकायत हो जिससे आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो ये इस्थमोसिल का कारण बन सकता है। बच्चे के जन्म के समय अगर आपको लॉन्ग ट्रायल ऑफ लेबर दिया गया और लेट लेबर में सिजेरियन किया गया तो इस स्कार के वीक होने के चांसेस ज्यादा होंगे। बच्चे के जन्म के बाद अगर आपको अधिक खून का लॉस हुआ है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है या आपका खान पान ठीक नहीं रहता तो उससे भी इस स्कार के वीक होने के चांसेस बनते हैं। इसकी डायग्नोसिस कैसे होती है, कैसे पता चलता है कि हमारा सिजेरियन सेक्शन स्कार वीक है या वहां इस्थमोसिल का फॉर्मेशन है? बहुत सारी महिलाओं में ये एक इंसिडेंटल फाइंडिंग की तरह नजर आता है जब हम इनका अल्ट्रासाउंड करते हैं, पर कुछ महिलाएं तकलीफ लेकर आती हैं, जैसे कि मुझे नीचे पेड़ों में दर्द है, पेल्विक पेन है, संबंध बनाने में दिक्कत है, इरेगुलर ब्लीडिंग हो रही है या फिर मासिक बंद होने के बाद भी स्पॉटिंग हो रही है, कुछ डिस्चार्ज आता रहता है, ऐसी शिकायतें, या फिर मेरा अगला बच्चा मुझे ठहर नहीं रहा, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी की शिकायत। इसको डायग्नोज करने के लिए एक सिंपल सा ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड, जरूरत पड़ने पे सोनोसल्पिंगोग्राफी किया जाता है। अब सवाल आता है कि इस स्कार डिफेक्ट से आखिर आपको इनफर्टिलिटी क्यों हो रही है। इस स्कार में जो पाउच बना है इसमें पड़ा हुआ ब्लड और सिक्रीशन वहां एक क्रोनिक इन्फ्लामेशन क्रिएट करता है और स्पर्म ट्रांसपोर्ट मुश्किल हो जाता है। साथ ही बच्चे का वहां आके टिकना, इम्प्लांटेशन मुश्किल हो जाता है। अगर बच्चा टिकता भी है तो बहुत चांसेस होते हैं कि इस स्कार पे वो टिक जाए, जिसे कि हम स्कार एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। आगे की प्रेगनेंसी में भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे अवल नाल या प्लेसेंटा का उस स्कार पे आके लगना, जिसको हम प्लेसेंटा प्रीविया, या फिर अंदर की दीवार की तरफ जाके चिपक जाना, जिसे हम प्लेसेंटा एक्रीटा कहते हैं। अगर गर्भ आगे की तरफ बढ़ता है तो थर्ड ट्राइमेस्टर में समय से पहले इस स्कार के पतले होने से यूट्राइन डेहिसेंस या यूट्राइन रप्चर का खतरा रहता है, मगर ये खतरा काफी कम है अगर हम इंसिडेंस की बात करें। स्कार डिफेक्ट के कारण होने वाली सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में अगर हम आईवीएफ करते हैं तो भी इम्प्लांटेशन के चांसेस कम रहते हैं। इस बेहतर ये होगा कि पहले इस स्कार डिफेक्ट को ठीक करें और उसके बाद हम इनफर्टिलिटी को ट्रीट करें। तो इस स्कार डिफेक्ट को ठीक कैसे करना है? अगर आपको अगले बच्चे की इच्छा नहीं है और आपकी तकलीफ मासिक से या दर्द से रिलेटेड है तो सिंपल गर्भ निरोध की गोलियां आपकी तकलीफ काफी कम कर सकती हैं, क्योंकि उससे ब्लड फ्लो कम हो जाता है तो अंदर का जमा हुआ ब्लड भी क्वांटिटी में कम हो जाता है, सिम्टम में रिलीफ आ जाता है। लेकिन अगर अगले बच्चे की इच्छा है तो हिस्टेरोस्कोपी या लैप्रोस्कोपी द्वारा इस इस्थमोसिल को ऑपरेट करके फिर से रिपेयर किया जाता है। फिर थोड़ा गैप लेके जब बच्चेदानी दोबारा प्रेगनेंसी के लिए तैयार हो जाए तो हम इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट करते हैं।